हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम 8 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझेंगे। सभी क्वेश्चन यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली मेडिकल अधिकारी कौन है? तो आप सभी जानते हैं सियाचिन जो प्लेस है फ्रेंड्स, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर पहाड़ियों पर या हिमालय पर्वतमाला पर स्थित है, जिस पर तैनात होने वाली पहली मेडिकल अधिकारी भारत की कैप्टन गीतिका कौल बन गई है। आंसर सी हो जाएगा। कैप्टन गीतिका कौल दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र मतलब सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल अधिकारी बनी है। अब देखिए, कैप्टन गीतिका कौल की बात करें तो ये भारत में स्नो लेपर्ड ब्रिगेड से संबंधित है फ्रेंड्स। इन्होंने हाल ही में सियाचिन बैटल स्कूल से बहुत ही कठिन ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद इन्हें सियाचिन पर हाल ही में नियुक्त किया गया है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है फ्रेंड्स, जो कि उत्तरी हिमालय में स्थित है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली मेडिकल अधिकारी कैप्टन गीतिका कौल बन गई है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में COP28 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? तो भारतीय यूनिवर्सिटी जिसने हाल ही में देखिए ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है COP28 की बैठक में, ये IIT मंडी है। आंसर IIT मंडी हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी मतलब IIT मंडी ने हाल ही में COP28 जो कि UAE में आयोजित की गई, इसमें प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है। अब इस अवार्ड की बात करें, ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि इस अवार्ड को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ साथ विशेष सलाहकार का दर्जा रखने वाले एक गैर सरकारी संगठन जिसका नाम है ग्रीन मेंटर्स, इनके द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का प्रयास कर रही है, इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है, उसे हर साल ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। IIT मंडी का लक्ष्य देखिए, आने वाले 10 वर्षों में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना और शून्य कार्बन उत्सर्जन की नीति को तैयार करना है। इसीलिए भारत की IIT मंडी को COP28 की बैठक में ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड के सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके बाद आगे आ जाइए, भारत के किस पारंपरिक नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया? तो यूनेस्को जो कि पूरे वर्ल्ड में देखिए विश्व धरोहर घोषित करने का कार्य करता है, इसके द्वारा हाल ही में भारत के गरबा नृत्य को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में जोड़ा गया है। आंसर गरबा हो जाएगा। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा गुजरात के पारंपरिक नृत्य गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया। यह यूनेस्को का 18वां सेशन था फ्रेंड्स, जिसमें इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की घोषणा की गई है। गरबा इस लिस्ट में जगह बनाने वाला भारत की 15वीं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है फ्रेंड्स। इसके पहले भी भारत की 14 ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिन्हें इस सूची में शामिल किया जा चुका है। जैसे देखिए, सबसे पहली बार 2008 में कुट्टियाट्टम जो कि एक संस्कृत थिएटर है, इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सबसे पहली बार शामिल किया गया था। और सबसे आखिरी बार 2021 में दुर्गा पूजा जो कि कोलकाता में होती है, इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। 14 के बाद अब 15वां ऐसी चीज भारत की जिसे इस सूची में शामिल किया गया, ये गुजरात के गरबा हैं, जिन्हें 2023 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। देखिए, पूरी लिस्ट आपको PDF में मिल जाएगी। मैंने आपको सारे नाम यहाँ पर नहीं बताए, केवल फर्स्ट 14 और 15 के बारे में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। पूरी लिस्ट के लिए आप PDF डाउनलोड कर लीजिए क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर भी इस PDF को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपके लिए ये पूरा डेटा अवेलेबल है, एक बार देख लीजिएगा। हाल ही में किसे BBC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? BBC जो कि एक समाचार एजेंसी है फ्रेंड्स ब्रिटेन की, हाल ही में इसके नए चेयरमैन के रूप में भारतीय मूल के समीर शाह को नियुक्त किया गया है। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मूल के मीडिया कार्यकारी डॉक्टर समीर शाह को हाल ही में BBC के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए अपना पसंदीदा उम्मीदवार नामित किया है। तो अब भारतीय मूल के समीर शाह BBC के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए।
इनका जन्म देखिए औरंगाबाद में हुआ था, भारत में, महाराष्ट्र राज्य में, और ये आगे चलकर 1960 में इंग्लैंड में जाकर बस गए थे। इसके पहले ये बीबीसी में करंट अफेयर मामले या फिर जो पॉलिटिकल कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, उनके प्रमुख थे। और अब समीर शाह को बीबीसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके बाद आइए, हाल ही में किसे टाइम्स 2023 एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो टाइम्स 2023 एथलीट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये लियोनेल मेसी को दिया गया है। आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि लियोनेल मेसी कौन है। ये फुटबॉल खिलाड़ी है फ्रेंड्स। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी है, जिन्हें हाल ही में टाइम्स 2023 एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके पहले देखिए लियोनेल मेसी को इसी साल बैलन डी ओर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, और बैलन डी ओर अवार्ड को मेसी 8 बार जीत चुके हैं। लियोनेल मेसी ने फीफा 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड भी अपने नाम किया था। कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप में जो अर्जेंटीना की टीम थी उसका नेतृत्व लियोनेल मेसी ने ही किया था, और इसी टीम ने फुटबॉल वर्ल्ड कप भी फाइनल में फ्रांस को हराकर जीता था। अब एक और उपलब्धि लियोनेल मेसी के नाम आ गई है फ्रेंड्स। टाइम्स 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके पहले पेरिस में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 और टीम ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से भी लियोनेल मेसी को ही सम्मानित किया गया था। काफ़ी सारे अवार्ड है, देखिए बहुत सारे याद रखने पड़ेंगे, तो मेन जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब यहाँ पर टाइम्स 2023 एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार सबसे पहली बार 2019 में यूएसए की विमेन नेशनल टीम को दिया गया था, जो कि शॉकर की टीम थी। 2022 में यह जो पुरस्कार है लास्ट बार एरॉन जज को दिया गया, और अब 2023 का टाइम्स 2023 एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को दिया गया। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी महिला 2023 की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल नहीं है? तो विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची हाल ही में जारी की गई, जिसमें देखिए प्रियंका चोपड़ा शामिल नहीं है। आंसर डी हो जाएगा। ये फोर्ब्स की सूची है फ्रेंड्स, वर्ल्ड की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची है ये, जिसमें 4 भारतीयों को जगह दी गई है। इस सूची में भारत की 4 महिलाओं को हाल ही में शामिल किया गया, जिसमें देखिए निर्मला सीतारमण जो कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर है, ये इस सूची में 32वें स्थान पर है। रोशनी नादर जो कि भारत में HCL की अध्यक्ष है, इस सूची में 60वें स्थान पर रखी गई। सोमा मंडल जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वर्तमान में अध्यक्ष है, इस सूची में 70वें स्थान पर है। और किरण मजूमदार शॉ की बात करें तो ये बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है फ्रेंड, जो कि इस सूची में 76वें स्थान पर है। तो इस तरह से ये 4 महिलाएं हैं जिन्हें फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 5वें साल इस सूची में जगह बनाने में कामयाब हुई है, और इस सूची में इस साल ये 32वें स्थान पर है। सूची में 6 अलग अलग कैटेगरीज को शामिल किया गया था, जिसमें देखिए पॉलिटिक्स और पॉलिसी या नीति से महिलाओं को चुना गया, बिजनेस से चुना गया, वित्त, फाइनेंस या मीडिया, मनोरंजन, परोपकार और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से महिलाओं को इस सूची में स्थान दिया गया है। फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की 4 महिलाओं को स्थान दिया गया। नेक्स्ट आ जाइए, हाल ही में पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कितनी सीटें होगी? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 में देखिए भारत की लोकसभा में पारित किया जा चुका है। अब जम्मू कश्मीर राज्य में इस विधेयक के अनुसार 114 सीटें विधानसभा की निर्धारित की गई है। इस विधेयक को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के नाम से 2023 में लोकसभा में हाल ही में रखा गया था। यह बिल लोकसभा में शीतकालीन सत्र में पास हो चुका है। सीटों की संख्या को 107 से बढ़ाकर 114 कर दिया गया है। पहली बार देखिए इस विधेयक में, इस बिल में जम्मू कश्मीर में 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है,
और इसके अलावा वहां के जो उपराज्यपाल होंगे वो 3 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं, जिनमें से 2 कश्मीरी प्रवासी होंगे और 1 पीओके शरणार्थी होना चाहिए। 2 कश्मीरी प्रवासियों में से भी 1 महिला सीट होनी चाहिए, महिला को ये सीट दी जानी चाहिए। तो इस तरह से जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के अनुसार जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 114 सीटें निर्धारित की गई है। इसके बाद हाल ही में किस राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट अवार्ड जीता है? तो यह अवार्ड जीता है हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश को देखिए हाल ही में द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश को भारत में उसके नेचर टूरिज्म इंडस्ट्री के कारण, उसके सस्टेनेबल प्रैक्टिस के कारण और इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए इस अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। वैसे देखिए मध्य प्रदेश काफ़ी नेचर फ्रेंडली स्टेट रहा है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र एमपी में पाए जाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का भी दर्जा है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा 785 टाइगर एमपी में पाए जाते हैं और लगातार मध्य प्रदेश टाइगर की आबादी को बढ़ाने के लिए भी कार्य कर रहा है। मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क है, 24 वन्यजीव सेंचुरी है और 3 बायोस्फीयर से रिजर्व है। टाइगर स्टेट के अलावा मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट, घड़ियाल स्टेट का भी दर्जा दिया जा चुका है। एमपी के हाल ही में कुनो नेशनल पार्क में चीतों को लाकर छोड़ा गया है और इस तरह से मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां पर चीते पाए जाते हैं। तो पूरी तरह से इको फ्रेंडली होने के कारण मध्य प्रदेश को द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे सिंगापुर कल्चरल मेडल से सम्मानित किया गया? सिंगापुर कल्चरल मेडल से हाल ही में भारतीय मूल की मीरा चंद को सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की 81 वर्षीय लेखिका है मीरा चंद, जिन्हें सिंगापुर के सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडल से हाल ही में सम्मानित किया गया और इस तरह से भारत की मीरा चंद सिंगापुर के उन 3 नागरिकों में शामिल हो गई है फ्रेंड्स, जिन्हें कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के कारण और सिंगापुर देश की कला और संस्कृति को समृद्ध बनाने में उनके योगदान के कारण इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सिंगापुरी नागरिक मीरा चंद के माता पिता वैसे स्विस भारतीय मूल के थे। मीरा चंद 1997 में हो मिंग फोंग के बाद अंग्रेजी भाषा की पहली महिला लेखिका है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा मीरा चंद की एक रचना है द पेटेंट केस, जो कि 1986 में रिलीज की गई थी फ्रेंड्स। इसे बुकर पुरस्कार के लिए भी सूचीबद्ध किया जा चुका है। अब भारतीय मूल की मीरा चंद को सिंगापुर कल्चरल मेडल से सम्मानित किया गया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण का आयोजन कौन कर रहा है? तो इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण का आयोजन IFSCA और गिफ्ट सिटी के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। IFSCA की बात करें फ्रेंड्स तो इसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है और इसके अलावा गिफ्ट सिटी के द्वारा वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। 2023 में गिफ्ट IFSC नेवर सेंटर फॉर न्यू एज इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण की थीम है। इसका आयोजन वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में किया जाएगा। क्लियर? तो यहां पर देखिए हमने 8 दिसंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक के सभी करंट अफेयर्स को यहां पर हम फैक्ट शीट में 1 लाइनर में डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डोरिन रिसियन को हाल ही में मालडोवा का नया PM नियुक्त किया गया। पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी लद्दाख के द्वारा की गई। 16 फरवरी 2023 को T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज दीप्ति शर्मा बनी है। कैबिनेट ने हाल ही में शिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी, जो कि भारत के लद्दाख राज्य में स्थित है। इसके बाद 16 फरवरी 2023 को PM नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में जल जन अभियान का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया। 16 फरवरी 2023 को भारत अमेरिका के मध्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास तारकश के 6ठे संस्करण का आयोजन भारत के चेन्नई में किया गया। दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर मुंबई बन गया है। इसके बाद 17 फरवरी 2023 को भारत को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 17 फरवरी 2023 को भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने फिजी में
सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। सभी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे उसे यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, 7 दिसंबर को तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी ने शपथ ली। विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जापान और यूरोपीय यूनियन ने मिलकर बनाया है। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 को वेंकैया नायडू ने हाल ही में लॉन्च किया। भारत के जय शाह को स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया। 35वें जिम्मी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड से मुरली श्रीशंकर को हाल ही में सम्मानित किया गया। भारत को 2 सालों के लिए IMO काउंसिल में पुनर्निर्वाचित किया गया है। आगे आइए, हाल ही में चर्चा में शब्द रिटर्न ऑफ बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन को पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया है। सुंदरशाला और महाकवच उत्सव को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। और लास्ट है, सर्वेक्षण पोत संध्या को कलकत्ता में हाल ही में निर्मित किया गया था, जिसे हाल ही में भारतीय नेवी को सौंपा गया। ये सभी करंट अफेयर हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझे थे। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। 4 स्वतंत्रता आंदोलन का क्रम जमाइए। सविना अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था, उसके बाद कौन सा, फिर कौन सा और सबसे लास्ट में कौन सा। क्रम पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट में जरूर बताइएगा और ईयर भी बताइएगा सभी आंदोलन के, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ईयर क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।